नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हिसार की सड़कों पर आज पूरा दिन बवाल रहा। पिछले इतवार को आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। उसके बाद 300 से ज्यादा लोगों पर केस हुआ। उन्हें वापस लिए जाने की मांग को लेकर आज हिसार ही नहीं, जींद, भिवानी, फतेहाबाद समेत कई आसपास के जिलों के लोग हिसार में इकट्ठा हुए। कहीं कोई हिंसा न हो जाए, इसको देखते हुए भी भारी पुलिस बल को तैनात यहां किया गया। कोरोना की महामारी के बीच भारी प्रदर्शन होना क्या सरकार समेत आंदोलनकारियों की भी जिम्मेदारी का विषय नहीं बनता है? क्या वजह है कि कोरोना काल में इस तरह से तमाम प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती रही? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या किसान जिम्मेदार है या विपक्ष जिम्मेदार है? क्योंकि आज सरकार में जो मंत्री हैं अनिल विज, उनका कहना है कि इसके लिए पूरी तरह विपक्ष जिम्मेदार है। इसी को लेकर आज हमारी बहस रहेगी। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े रहेंगे बीजेपी से विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस से अजय सिंगला जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो रहेंगे, जननायक जनता पार्टी से मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ रहेंगे और भारतीय किसान यूनियन से राजेश दहिया जी। स्वागत है आप सबका। आंदोलन, मैं कहूंगा कि हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का। जिस चीज से अगर कोई सहमत नहीं है, सरकार के सामने अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है। लेकिन जब महामारी का दौर चल रहा हो, जब लोगों की जान पे बनी हो, उस वक्त इस तरह से सड़कों पर उतरना कितना जायज है? मैं सबसे पहले विजेंद्र नेहरा जी के पास ही चलता हूं। विजेंद्र जी, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्यों नहीं बात की गई? जब अल्टीमेटम दिया गया था, पहले बता दिया गया था, तो क्यों नहीं इसे रोकने की कोशिशें हुई? क्यों नहीं जो आंदोलनकारी नेता है उनसे बात करने की कोशिश की गई? देखिए प्रदीप जी, ये जो पूरा प्रकरण है, इसकी जो शुरुआत है वो हिसार से हुई थी। और हिसार के अंदर आपको ध्यान होगा प्रदीप जी, क्योंकि आप बहुत बड़े पत्रकार और आपका चैनल बहुत प्रसिद्ध पत्रकार चैनल है। जब ये शुरू हुआ था प्रकरण, तो हिसार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 बेड के साउथ देवीलाल संजीवनी ऑक्सीजन हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। और उसको किसान संगठन है, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, बोलिए। उसको लेकर के जो किसान संगठन के जो नेता हैं, चाहे वो गुरनाम सिंह चटूनी हो, चाहे अन्य गुटों के लोग हो, उन्होंने आकर के जब माननीय मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल का उद्घाटन करके वहां से चले गए थे, उसके बाद उन्होंने प्रयास किया था वहां पर आकर के विरोध करने का। और कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का, धक्का मुक्की करने का, इस तरह की। अब मैं अपने आप सवाल पूछना चाहूंगा एक, कि क्या अभिमन्यु लोहान जो डीएसपी है वहां पर, और जो पुलिस वाले, जो 20 से 25 पुलिस वाले घायल हुए हैं इस मामले में, क्या वो किसान के बेटे नहीं है? क्या वो किसान नहीं है? क्या उनकी गलती ये है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? एक ऑक्सीजन हॉस्पिटल का उद्घाटन करना क्या इनको इतना गलत इनको लगा है? उसमें किसका इलाज होगा? अगर हिसार के अंदर कोई हॉस्पिटल खुला है 500 बेड का, तो उसमें निश्चित रूप से हिसार के ग्रामीण और शहरी लोगों का ही सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर इलाज होगा। तो अपने लिए जो हॉस्पिटल बन रहा है उसका विरोध करना, मुझे लगता है ये सरासर गलत है। और जिस तरह से इन्होंने पत्थरबाजी की और पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया प्रदीप जी, जिस तरह से आक्रामक रवैया वहां पे किया, आज मुझे बताइए, ये सब तो हो चुका। जो आज हुआ है उसकी जानकारी तो आप लोगों को पहले से थी। इसको रोका जा सकता था, पहले बातचीत की जा सकती थी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी नहीं या कांग्रेस नहीं, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग भी है जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। राजेश दहिया जी बताइए, अगर ये महामारी फैलती है गांव में, वैसे ही लोगों का जीना इस बीमारी की वजह से कितना मुश्किल हो चुका है, उसके बाद इस तरह से प्रदर्शन किया जाना कहां तक ठीक है? हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ये मुख्यमंत्री की एक बड़ी भूल थी। जब लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई भी उद्घाटन वो ऑनलाइन हो सकता था, तो उनको वहां पर भीड़ इकट्ठी करने की क्या जरूरत थी? उसके बाद उन्होंने ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना मास्क लगाए गए। मगर मुख्यमंत्री को उद्घाटन करता है तो उसके लिए कोरोना का कोई महामारी नहीं होती है। उसके बाद जो हमारे किसानों के साथ अत्याचार किए गए थे, जिसमें किसी की साजिश है या नहीं मैं नाम लेना चाहता हूं, लेकिन ये बर्बरतापूर्ण, कायरतापूर्ण जो रवैया था सरकार का, वो दर्शाया। उसके बाद किसानों ने अल्टीमेटम दिया
कि हम 24 तारीख को इकट्ठे होंगे, उसके बाद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सरकार चाहती नहीं है कि किसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए या किसानों के साथ जो आने वाली जो है कोरोना बीमारी उससे बचाया जाए। ये सारी जो अच्छी हरकत है ये खुद मुख्यमंत्री की है। अगर मुख्यमंत्री में जरा सा भी संवाद होता है ये सारी जस्टिफिकेशन हो सकती है। तो ऐसा वो काम करता ही नहीं। ये कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए ये जस्टिफिकेशन आपकी मानी जा सकती है क्या? राजेश दहिया जी, आप ये बताइए, हजारों हजार लोग जब इकट्ठे होते हैं कहीं पे, ये वायरस सिर्फ लोगों से लोगों में पहुंचता है, बीमारी जानलेवा है, उसके बावजूद अगर आप इस तरह से लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं तो जिम्मेदार कौन है? यह गांव में फैल चुकी है बीमारी, सरकारों के लिए काबू करना मुश्किल हो चुका है, उसके बाद आप ये कहते हैं कि फलाना जिम्मेदार है। देखो डब्बा साहब, शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री ने की थी। अगर वो कोरोना काल के अंदर, लॉकडाउन के अंदर उद्घाटन नहीं करते, मास्क का प्रयोग करते, डिस्टेंस का प्रयोग करते, तो ये नौबत नहीं आती। उसके बाद भी जब आपका सरकार वहां बैठी हुई है, जो वहां कमिश्नर बैठे हुए हैं, आईजी डीआईजी सारे कितने अफसर बैठे हुए हैं, क्या उनके नेतृत्व नहीं पड़ता कि उस मामले को जल्दी सॉल्व किया जाए? हमने तो उनको अल्टीमेटम दिया था कि 24 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, उसके बाद ठीक है, मुख्यमंत्री जी आए, आपने विरोध प्रदर्शन किया, एक झड़प हुई पुलिस के और आप लोगों के बीच में, उसके बाद मुकदमे दर्ज हुए वो, और इसके बीच में एक काम और आप लोगों ने किया, गांव में लॉकडाउन खुलवाने का काम किया। ये एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप बताइए, जब पूरे एक हफ्ता लॉकडाउन की अवधि तो कल बढ़ी है दोबारा से, पूरा एक हफ्ते का लॉकडाउन था, उस बीच में आपको लॉकडाउन खुलवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? गांव में खुद के जो किसान हैं वो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखते हैं, खुद लॉकडाउन का पूरा प्रचल रखते हैं, किसी से साथ बातचीत फालतू नहीं करते हैं। आपने कभी गांव में जाकर देखो डब्बा साहब, गांव के जो किसान हैं वो तो आप जो जितने यहाँ बैठे हुए हैं उन सबसे समझदार हैं। वो पूरा डिस्टेंसिंग करते हैं, पूरे ऑक्सीजन ध्यान रखते हैं। ये तो हमारा जो सरकार है, इसके कारण जो गड़बड़ हुई है, जिसके कारण आगे भी गड़बड़ होगी, वो हमारी सरकार कर रही है। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो ये नौबत आती नहीं। ठीक है, मुख्यमंत्री चाहते तो ये नौबत आती नहीं। बीजेपी कह रही है कि आप समझना नहीं चाहते। उधर से एक आरोप कांग्रेस पे ये लगता है कि कांग्रेस के लोग तो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, कांग्रेस के लोग किसानों को उकसाने का काम करते हैं, और असली जानलेवा काम तो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस के उकसाने, बहकाने और बरगलाने की वजह से किसान सड़कों पर उतरते हैं। अजय सिंगला साहब, संवेदनहीन सरकार, जब चल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये कहावत इन पर पूरी फिट होती है। जब भारत को इनकी जरूरत थी, ये बंगाल के चुनाव की तैयारी कर रहे, पूरा विश्व कह रहा था दूसरी लहर आएगी, ये दीदी और दीदी कह रहे थे। बिल्कुल, आप मानते हैं क्या? मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, आपके माध्यम से, क्या हरियाणा में लॉकडाउन है? क्या हरियाणा में धारा 144 है? क्या इस पे पाबंदी है कि कोई मर जाएगा तो 11 आदमी जाएंगे जिसमें मृत व्यक्ति भी गिना जाएगा? क्या ऐसा प्रतिबंध है कि विवाह शादी में 11 बंदे आएंगे जिसमें दूल्हा दुल्हन और पंडित भी गिना जाएगा? आपके नेता भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं क्या सिंगला साहब? प्रदीप जी मेरी बात सुनिए, आपके नेता इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं क्या? के अंदर इसका उद्घाटन ऑनलाइन कर सकते थे। सिंगला साहब, आपके नेता ये सारी बातें फॉलो करते हैं क्या? जी, बंगाल के अंदर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई, वहां से कोरोना नहीं फैला, किसानों से कोरोना फैल रहा है। वहां से कोरोना नहीं आया, जहां पर कुंभ को इजाजत दे दी गई। किसानों से आंदोलन, किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और आप कहते हैं कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस कर रही है, तो भाजपा क्या कर रही है? बांसुरी बजा रही है वहां पर। क्या कांग्रेस को इतना करने की इजाजत दे रही है भाजपा? क्या कहना चाहते हैं आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आप तो ऐलान करते हैं पूरे विश्व को वैक्सीन दे दी, हरियाणा को वैक्सीन भी देना पड़ा। आप मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या आपके नेता इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं? क्या वो लोगों की जान खतरे में डालने से बचते हैं? आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। मैं जेजेपी के पास चलता हूं। मनदीप बिश्नोई साहब, आप तो सरकार के सहयोगी हैं, लगातार सरकार में आप हिस्सेदार हैं। क्या वजह है कि आप समझा नहीं पा रहे हैं उन लोगों को जो 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर हैं? बात दिल्ली तक थी, अब समझौता भी हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सभी किसानों पे जो है वो केस दर्ज किए गए हैं, वो वापस लेने की बात पे सहमति बन गई है। सारी चीजें अलग हैं, लेकिन ये सब कुछ
पहले भी तो हो सकता था। यह सब कुछ जब अल्टीमेटम दिया गया था उसके बाद से ही प्रयास शुरू किए जा सकते थे। अलग अलग जिलों से पुलिस बुलाई गई, सुरक्षा बल बुलाए गए, हजारों की संख्या में किसान पहुंचे, उसके बाद एक समझौता होता। यह सब कुछ तो पहले हो सकता था। बिश्नोई साहब, आप सरकार के हिस्सेदार हैं, आप सलाह भी दे सकते थे और आप करवा भी सकते थे। पहले तो मैं जो एक इस आंदोलन के अंदर, जो आज इस प्रदर्शन के अंदर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग उगालन गांव मेरे ही जिले से हैं, उनकी हार्ट अटैक से वहां पर डेथ हुई, मैं उसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि परमपिता परमात्मा उसे अपने चरणों में स्थान दे, दिवंगत आत्मा उनके परिवार को ये कष्ट सहने की ताकत। दूसरी बात, मसूदपुर गांव के अंदर अभी आप जिक्र किया कि गांव के लोग प्रोटोकॉल तोड़ रहे, जो आपने पूछा उस बात का मैं जवाब दूंगा। मसूदपुर में लॉकडाउन तोड़ने की लोग वहां के ग्रामीणों ने घोषणा की। मसूदपुर में पिछले 3 दिन में 6 संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है उसी गांव में। कोई भी देखो, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो अपील कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है सकारात्मक तरीके से उनसे अपील करनी चाहिए, उन गांव के लोगों को समझाना चाहिए कि आप ऐसा ना करें, ये गलत है। कोविड किसी का सगा नहीं है, कोरोना किसी का सगा नहीं, कोई लिहाज नहीं करेगा। राजनीति है, हम फिर कर लेंगे, आंदोलन है फिर भी चलता रहेगा, इससे कोई रोकने वाला नहीं है। बार बार एक बार सिंगला जी कह रहे हैं कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दिया। रणदीप सुरजेवाला जी ने जिस दिन मुख्यमंत्री दिया है उसके 2 दिन बाद बरवाला के अंदर 10 बाय 10 के रूम के अंदर 25-30 आदमी थे जब वो पीसी कर रहे थे और किसी के मास्क नहीं था। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, तो ये प्रोटोकॉल की बात तो आप यहाँ पर लंबे चौड़े भाषण ना दें। दूसरी बात, जो प्रदीप जी अभी जो आंदोलन के बारे में बात कह रहे थे, प्रशासन ने 3 दिन पहले स्वयं उपायुक्त महोदया और डीआईजी बलवान सिंह जी राणा किसानों के बीच में जाकर के उनसे बात की, उनसे बात करने का प्रयास किया, सिरे नहीं चढ़ी। कल दोबारा उनको निमंत्रण दिया गया कि आप प्रशासन से जाकर के बात कीजिए, उन्हें निमंत्रण दिया गया, लेकिन किसान सभा की तरफ से या आंदोलन जो करने का ऐलान कर चुके थे उनकी तरफ से प्रशासन के पास कोई नहीं गया। आज भी फिर भी देखो, जो फोर्स बनानी है और बुलानी है, इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। शहर बहुत बड़ा है, इस आंदोलन में अराजक तत्व भी घुस सकते थे, चाहे वो उनका कोई भी राजनीतिक लालच हो या कोई और तरह का लालच हो, जो इस तरह की अराजकता फैला सकते थे। उनको ध्यान में रखते हुए प्रशासन को अपनी कार्रवाई तो करनी थी और वो एहतियात के तौर पर उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स बुलाई, पुलिस के जवान तैनात किए। उसके बाद भी प्रशासन ने पहल करते हुए माननीय एसडीएम साहब, जो लोकल हिसार के एसडीएम हैं, उनको वहां मौके पर भेजा और किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे उनसे जाकर के उनकी जो लीडरशिप है जो वहां पर, उनको निमंत्रण राजेश दहिया जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार कोशिशें करती रही आप लोगों से बातचीत करने की, आपको समझाने की, आप मानते नहीं हो, समझते नहीं हो। और फिर जब हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, महामारी इतनी भयंकर रूप ले चुकी है और उसके बाद फिर आप मुस्कुराते हैं टीवी पे बैठ के। जवाब तो देना ही पड़ेगा साहब। प्रदीप जी, किसान एक समझदार कौम है जो मिट्टी में से सोना निकालती है, फसल पैदा करती है। उसको इस सरकार ने बेवकूफ बना दिया है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि समझदार नहीं करते हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी जान पे न्यौछावर कर जाएंगे। जब हमारी जान की कीमत ही कुछ नहीं रहेगी, हमारे परिवार की इज्जत कुछ नहीं रहेगी, हमारी जमीन जायदाद नहीं रहेगी, तो हम किसके लिए जिएंगे? प्रदीप डबास जी, आप जरा गहराई से सोचिए, हमारी बातों में गौर कीजिए और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो जिद पे अड़े बैठे हैं उनको समझाइए और मुख्यमंत्री को समझाइए। हम तो पहले दिन से समझदारी कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमें कुछ चाहिए नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी जमीन है हमें उस पर खुद पैदावार करके उसका जो हमें मूल्य है वो मूल्य दे दीजिए, उससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे। पता क्यों खाम खाए कानून बना रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, हमें कुछ चाहिए नहीं है। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि जो हमारी फसल है उसका हमें एमएसपी पे गारंटी से कानून बना के हमारी फसल को मंडी में उचित दाम पे ले लो और हमें पैसा हमारे अकाउंट में दे दो। तीसरी बात नहीं चाहते हम तो आपसे। पता नहीं आप कहाँ के बातें कहाँ घुमा रहे हैं कि हम समझदार नहीं है। हम तो बहुत समझदार है और बहुत समझदार है नेहरा साहब। हजारों की संख्या में बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, महामारी के इस दौर में जब हर आदमी को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऐसे में आप लोग सड़कों पर हैं। मैं तो विजेंद्र साहब आपसे एक सवाल करूंगा
कि इसमें तो नाकामी फेलियर आपका भी है, सरकार का भी है, जो समझाने में पूरी तरह नाकाम रहे, बताने में जितनी भी चीजें आज हुई है वो पहले हो जानी चाहिए थी। आपने इसका मतलब गंभीरता से नहीं लिया और ये सब होने दिया। देखिए प्रदीप जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, अरे भैया रुक जाइए। प्रदीप जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे इन्होंने अभी बताया किसान नेता ने कि हमारी एमएसपी का हमें गारंटी दे दीजिए और हमारे अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। तो भैया 16,000 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने इस बार हरियाणा प्रदेश के किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट की है और 83 लाख मीट्रिक टन से अधिक की हमने खरीद की है। जो हमारा टारगेट था 81 का, उससे ज्यादा हमने खरीद की है। और अरे सुन ले भैया, आपके बीच में नहीं बोला मैं, अरे थोड़ा दया साहब सुनने दीजिए, ये सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सवाल का जवाब नहीं देंगे, पहले सारी बातें बताएंगे, उसके बाद सवाल पे आएंगे। प्रदीप जी, आपकी बात पे ही आ रहा हूँ मैं। आइए बोला उनका जवाब दे दूं। उन्होंने बोला है कि हमें पेमेंट अकाउंट में नहीं चाहिए। आपकी पेमेंट हमने 16,000 करोड़ रुपए अकाउंट में की है, 83 लाख मीट्रिक आगे पेमेंट आगे आते तो हमारी पेमेंट आती नहीं है मंडी में। गारंटी की बात की है। अरे सुन ले भैया, बीच में क्यों बोल रहे हो यार बार बार? सुनिए राजेश जी, सुनिए तो सही। हो सकता है आपके काम की बात हो मंडी के अंदर। अरे डिबेट करने का तरीका है, सुन तो लो भैया। नेता बनने की बहुत जल्दी है, सुनिए, नेता बनने की बहुत जल्दी है आपको। देखिए, जहां तक बात है इनके एमएसपी लिखित की गारंटी की, प्रदीप जी, 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव किसान संगठनों के बीच में भेजा और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको एमएसपी की गारंटी हम देने के लिए तैयार है। एसडीएम कोर्ट के साथ साथ आपको सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार देने के लिए तैयार है। आपको जितने मांगे हैं उन सबको हम देने तैयार है। जहां तक मेरे किसान नेता जो बात कर रहे थे, इनको कल भी प्रशासन ने बुलाया, ये नहीं गए और पुलिस के साथ में जानबूझ करके ये लोग टकराव चाहते हैं। जो पुलिस में भर्ती है वो भी किसान के बेटे हैं। ये सरकार से जानबूझ के लिए टकराव चाहते हैं और इनके स्वयं किसान नेता है। अब तो इनके किसान संगठन में ही तो फाड़ हो गया है। अब तो किसान नेता ही आवाज उठाने लगे हैं। जो बड़े बड़े नेता है, अरे किसान की कोई फाड़ नहीं होती, जब इस पर कार्रवाई होती है, किसान की फाड़ होगी, 2 फाड़ करना, 4 फाड़ करना। पुलिस करते हैं, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास करते हैं। जब तक ऐसे प्रवक्ता रहेंगे बीजेपी का सुधार नहीं होगा। बनाने का प्रयास करती है तो महिलाओं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज दूसरा कांग्रेस मैं अजय सिंगला जी से पूछ लेता हूं। अजय जी, अनिल विज साहब ने आज साफ साफ कहा, 26 तारीख को जो आपने कॉल दिया है, आंदोलनकारियों ने जो कॉल दिया है, उनका कहना है कि कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता मिलकर उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं। मैं कहता हूं सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, आप बहकाने का काम क्यों करते हैं? हम बहकाने का काम करते हैं? अरे हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। सोशल मीडिया उठाकर देखिए तो सही, कौन बहका सकता है किसी को? मैं आपको बहका सकता हूं क्या? या जितने 4 लोग बैठे हैं वो इतने कमजोर है कि मैं उनको बहका सकता हूं क्या? क्या हजारों जो लोग बैठे हैं उनको बहकाया जा सकता है? मैं जजपा के भाई हमें एक भाषण दे रहे थे, ये भूल गए। अब की बार गंगा पार, यमुना पार, अब की बार 70 पार, और कुर्सी के लिए बन गए यार, और हमें भाषण दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने किसानों से बैठ लिया और उनकी पीठ में छुरा घोंपा आपने, आज हमें भाषण दे रहे हैं आप। आज पूरा फेलियर है सरकार का। क्यों इकट्ठा होने दिया किसानों को? क्यों नहीं समय पर उनके साथ समझौता किया? क्या मांग रहे हैं आपसे वो? आज किसान तो कोरोना फैला रहा है, जब वहां पर लाखों की भीड़ बिना मास्क के आपकी थी बंगाल में, वो कोरोना नहीं था। आपने पूछा इनसे प्रकट पूछिए, प्रदीप जी आप इनसे प्रकट पूछिए, क्या वहां से कोरोना नहीं आया? आज किसानों को आप कह रहे हैं अरे सबसे ज्यादा अगर धोखा किया जजपा ने किया किसानों को, जजपा को किसान कभी माफ नहीं करेगा। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कोरोना की प्रकोप जारी है। प्रदीप जी हमारी बात सुनिए, ये कहा गया था कि कांग्रेस कर रही है, क्या चूड़िया पहन के बैठी है सरकार? जो कांग्रेस को ऐसा करने दे रही है, जो कांग्रेस को बहकाने दे रही है, ये बड़ा सवाल है विजेंद्र नेहरा जी। ये अगर ये बहकाने में कामयाब है, आप तो समझा भी नहीं पा रहे हो। अगर ये बहका सकते हैं तो आप तो समझा तो सकते हो। 2 पार्टियां हैं सत्ता में, आप समझाने में भी नाकाम हो। ये बड़ा सवाल है आपके लिए, दोनों के लिए। देखिए प्रदीप जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, कृपया मुझे सुनिए आप एक मिनट के लिए।
मैं कांग्रेसी मित्र सिंगला जी को बताना चाहूंगा कि सिंगला जी हमारे साथ में किसान है, इसलिए दोबारा से हमें मौका दिया है। आपने भरमाने का प्रयास, आपकी विद्या देवी नाम से नरवाना से जो 2 बार चुनाव लड़ी है नेत्री, उन्होंने क्लियर कहा है कि दारू और पैसा बांटो, किसानों से आंदोलन नहीं चलेगा, अब कांग्रेस को आंदोलन चलाना है। अरे सुन लीजिए भैया, आपने बीच में नहीं बोला था मैं। हमारे साथ किसान है राजेश दहिया जी, हमारे साथ किसान है, इसलिए दोबारा मौका मिला है। आप उन लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं आज किसान और सरकार पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से किसान और सरकार का रिश्ता दिखाई दे रहा है, और पिछले 6 महीने से जो रिश्ता दिखाई दे रहा है, वो भी बता दीजिए जरा। बीजेपी के साथ सरकार है, बीजेपी के साथ किसान है, इसलिए दोबारा मौका मिला है। राजेश दहिया जी, आपकी अभी कुमारी शैलजा जी ने अभी किस तरह से कोरोना की धज्जियां उड़ाने का काम किया करनाल के अंदर, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और जिन राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं सिंगला जी, क्या वहां पे कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी? क्या बंगाल में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी? क्या केरल में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी? क्या तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी? क्या पांडुचेरी के अंदर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी? बहुत बड़ी बड़ी बातें करना आसान है मेरा जी। ये किसान है जो देश को पाल रहा है। कभी आप वाटर कैनल चलाते हैं, कभी लाठियां चलाते हैं, कभी किले गाड़ते हैं उनके ऊपर, कभी उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। अरे मांग कर रहे हैं किसान आपसे, अपना हक मांग रहे हैं। आप उनका आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, उनकी बात मान लीजिए, उन्हें अपने घर चले जाएंगे 5 मिनट में। पूरे रूप से फेलियर है आपका। अस्पताल आपके पास नहीं, दवाइयाँ आपके पास नहीं, बेड आपके पास नहीं, आपके पास है क्या? सिवाय भाषण के दम पर सरकारें नहीं चलती नेहरा जी, घोषणाओं के दम पर सरकारें नहीं चलती, दावों के दम पर सरकारें नहीं चलती। जमीनी हकीकत में आइए, जमीनी हकीकत में आपकी जमीन बिल्कुल खिसक चुकी है। पूरी हरियाणा की जनता जान चुकी है आपकी सच्चाई। आप केवल वादे करना जानते हैं, घोषणाएं करना जानते हैं, दावे करना जानते हैं, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। अरे विजेंद्र नेहरा जी, बात सुनिए। किसानों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि आपकी नेताओं की ओर से जिस तरह से उद्घाटन किए गए, जिस तरह से फील्ड में उतरा गया, उसके बाद से एक एग्जाम्पल गलत सेट हुआ है। उनका यह कहना है कि यह लॉकडाउन उनके ऊपर थोपा गया है, जबकि बीजेपी के या सत्ता में बैठे दूसरे लोगों के लिए लॉकडाउन कोई मायने नहीं रखता। एक बात। दूसरी बात, सिंगला साहब, कांग्रेस के लोग लगातार सड़कों पर हैं, प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। आप सुनिए, शुक्रवार को आपकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पे थी, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रही थी। राजेश दहिया जी, आप सुनिए, कोई भी आंदोलन लोगों के बिना नहीं होता, लेकिन लोगों को समझाया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग बनवाई जा सकती है, मास्क का कम से कम प्रयोग किया जा सकता है। आज वो भी नहीं दिखा। जेजेपी पूरी तरह से, जेजेपी के नेता जब भी फील्ड में उतरते हैं, आप देख सकते हैं। हिसार का भी एक मैं विजुअल आपको दिखाना चाहूंगा अगर है तो, उसमें किस तरह से जेजेपी के नेता जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और उनके साथ लोग हैं। आप चारों लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने में शामिल है, क्या इस बात से सहमत है? मैं विजेंद्र जी पहले आपसे पूछता हूं। प्रदीप जी, देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार ने कोरोना को लेकर के जिस तरह से प्रयास किए हैं, उसी का कारण है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, प्रदीप जी, बहुत तेजी से कोरोना का ग्राफ नीचे आया है। आप मुझे बताइए, पहले 50,000 टेस्ट हो रहे थे, आज 70,000 प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं। पहले 15,000 मामले आ रहे थे, कल का जो लेटेस्ट आंकड़ा 4400 मामले आए हैं। पहले हरियाणा प्रदेश में 1.25 लाख तक मामले पहुंच गए थे, आज वो मुश्किल से 42,000 का मामला रह गया, उसमें से भी 35,000 होम आइसोलेशन के अंदर है। दया साहब, आज के पूरे आंदोलन पे आप जवाब दे दीजिए ना साहब। अगर इसकी वजह से महामारी फैलती है तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रदीप जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, टाइम तो दीजिए थोड़ा सा। देखिए, सरकार की तरफ से जवाब देना, 3 लोग सवाल करते हैं कि मैं बताना चाहूंगा, 87 लाख से अधिक लोगों को हम टेस्ट कर चुके हैं, 53 लाख से अधिक लोगों को हम कोरोना की वैक्सीन लगा चुके हैं। मैं आज की बात करता हूँ, आज के लिए पूछता हूँ ना मैं दहिया साहब से। दहिया साहब, अगर आज की वजह से किसी, मान लीजिए इस 1000-2000 लोगों में से कुछ लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए, तो ये महामारी फैलेगी, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो प्रदीप जी, इसकी जिम्मेदारी सरकार की तो है। मैं वो पहले दिन से बोल रहा हूं आपको, मैंने फर्स्ट टाइम से बोला कि जो कुछ गड़बड़ हुई है वो सरकार के कारण हुई है, सरकार की गलत नीति के कारण हुई है। आज की जो मीटिंग हुई थी उसको भी सरकार को चेताया गया था। हमारी पहले छोटी मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी संडे को, कि हम 24 तारीख को इकट्ठे होंगे। अगर सरकार चाहती तो ये कोई आज का कोई मीटिंग नहीं होती, ना कोई आज के लोग इकट्ठे होते। सरकार की एक लाइन लगती कि जितने केस दर्ज किए थे वो सभी केस खत्म किए जाते हैं। सिंगला साहब, अजय सिंगला जी,
सरकार ने पुलिस बुलाई है, अजय सिंगला जी। काम जाम लगाया है। आपने घोषणा की 1306 कोविड सेंटर बना दिए, ये आपकी सच्चाई। क्या कोविड सेंटर बने, आइसोलेशन सेंटर बने, खाली मंचे पड़े हैं प्रदीप जी? खाली बेड, ना डॉक्टर, ना नर्स, ना दवाई, कुछ भी नहीं है वहां पे। बिजली, पानी और हवा भी नहीं है। ये दूसरी, ये तीसरी मुख्य, ये इनकी जमीनी हकीकत है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा आपसे, इन्होंने कह दिया 8000 टीमें बना दी। 8000 टीमें जानते हैं आप? लहरा साहब बात सुनिए, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। 8000 टीमों का मुझे एक पीडीएफ बना के भेज दीजिए, मैं टीवी पे आना बंद कर दूंगा। एक झूठ बोल रहे हैं, हरियाणा की जनता के साथ पूरा झूठ चल रहा है। आप 8000 टीमों का पीडीएफ बना के दे दीजिए हरियाणा की जनता को। ये आप एक झूठ आप कहते हैं दवाइयाँ। मनदीप बिश्नोई साहब, अरे आपका तो मनदीप बिश्नोई साहब, आपकी पार्टी को तो किसानों की कमेरों की पार्टी कहा गया शुरुआत से ही, और चौधरी देवीलाल की नीतियों के साथ जुड़ी हुई पार्टी, आगे बढ़ाने वाली पार्टी बोला गया। कम से कम आप लोग तो किसानों से बातचीत कर सकते थे, या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़वाने में मददगार हो सकते थे। जो आज की हालात देखने को मिली हिसार में, उससे बचा जा सकता था। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदीप जी, दुष्यंत चौटाला जी पहले दिन से किसान हित के लिए जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा गया। दैया साहब मुस्कुराते नहीं है। दैया साहब, आपने जिस प्रकार से राजनीति करके किसानों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया, इसके जिम्मेवार केवल और केवल आप जैसे किसान नेता है। आप जैसे किसान नेता है, आप जैसे किसान नेता है जो उन किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि देने की बजाय हंस रहे हैं इस कैमरे के सामने। इसके जिम्मेदार आप हैं। उन किसानों को खेत में काम कर रहा है, ये तो कुछ भोले भाले लोगों को आप किसानों को बहला के सड़कों पर ले जाते हैं। इसके जिम्मेदार आप हैं, केवल और केवल आप हैं। और आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन करके, कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन करके इस देश का, इस प्रदेश का किसान आप लोगों को माफ नहीं करेगा। जिस दिन वार्ता खत्म हुई थी, उस दिन सरकार ने आप लोगों को एक प्रस्ताव दिया था कि हम इसको 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं इन कानूनों को। आप लोगों ने उन पर कोई विचार किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोग जानते हैं आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आपकी राजनीति खत्म होने का आपको खतरा था, और इसीलिए आप एक लास्ट प्रतिक्रिया दैया साहब, इतना कुछ आपके लिए बोला है, जरा एक जवाब लेके फिर वाइंड अप करते हैं। बोले दैया साहब। मैं अभी इनको बिश्नोई जी को कह रहा हूं सर, डबा साहब, कि 2024 का जो इनका चुनाव होगा वो इस मैनिफेस्टो पे लिए आए कि 3 कृषि कानून अगर होंगे तो ये सरकार बना लेंगे। तो अगर ये हार जाते हैं तो किसान अपनी सरकार बनाएंगे, अगर ये जीत जाते हैं तो हम किसान घर बैठ जाएंगे। हम किसान जो हैं वो बहुत ही निष्पक्ष तरह से बात करने वाले हैं, किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आने वाले हैं, किसी के बहकाव में नहीं आने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला जी खुद वहां उद्घाटन के लिए क्यों नहीं आए? उनको पता था कि वहां झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को मोहरा बना दिया, और मुख्यमंत्री रिबन काटने की जल्दी थी उसको, उसने लॉकडाउन के अंदर रिबन काटा और वहां झगड़ा हुआ। अगर वो चाहते तो ऑनलाइन उद्घाटन कर सकते थे। ये मारपीट झगड़ा कुछ नहीं होता। कितनी पैरामिलिट्री फोर्स, मारपीट झगड़ा कुछ नहीं होता। आज जो विषय यह था कि कोरोना काल, इस महामारी में यदि बचा जा सकता था, संभव था, तो बचने की कोशिश क्यों नहीं की गई? हजारों लोग सड़कों पर आए। महामारी के इस दौर में बचना चाहिए था बीमारी से, लेकिन सभी ने, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, या आंदोलनकारी लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ा। लेकिन जब सड़कों पर निकलते हैं तो सारे प्रोटोकॉल ये सब लोग भूल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।